प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय राजसमंद से प्राणी शास्त्र विषय के फर्स्ट पेपर इनवर्टिब्रेट्स बीएससी प्रथम वर्ष की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम अध्ययन करेंगे कोरल रीफ्स। यह अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं प्रेम सिंह चौहान से आचार्य प्राणी शास्त्र। प्रवाल भित्तियाँ, इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे प्रवाल भित्ति का अर्थ, मीनिंग ऑफ द कोरल रीफ्स, प्रवाल भित्तियों के प्रकार, काइंड्स ऑफ द कोरल रीफ्स, प्रवाल भित्तियों का बनना, फॉर्मेशन ऑफ द कोरल रीफ्स एंड प्रवाल भित्तियों का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द कोरल रीफ। सबसे पहले बात करते हैं प्रवाल भित्ति। कोरल रीफ्स होती क्या हैं? प्रवाल भित्तियाँ का जो अर्थ है उस संदर्भ में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। प्रवाल भित्तियों का परिमाण जो होता है वो पॉलिपों के मुकुलन द्वारा लगातार बढ़ता हुआ जाता है। ये बहुधा बड़े बड़े पिंडों का प्रारूप धारण कर लेते हैं। इन्हें प्रवाल भित्तियाँ कहते हैं। यानी कोरल्स कॉलोनी में रहते हैं। ये कोरल्स पॉलिप होते हैं, मुकुलन के द्वारा वृद्धि करते हैं और बड़े बड़े पिंडों का जब रूप धारण कर लेते तो उनको प्रवाल भित्तियाँ कहते हैं। 1977 में टी वॉलेंट वेगन ने एक प्रवाल भित्ति को चूने के पत्थर का ऐसा कंटक या टीला बताया जिसकी ऊपरी सतह समुद्र की सतह के निकट होती है और जिसका निर्माण प्रवाल पॉलिपों के द्वारा स्रावित कैल्शियम कार्बोनेट से होता है। यद्यपि प्रवाल भित्तियों का निर्माण मुख्य रूप से मैड्रीपोरेरिया गण के पथरीले परिवारों द्वारा होता है, तथापि हाइड्रोकोरेलाइन और एल्सायोनेरिया भी इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लेते हैं। कोरेलाइन शैवाल और फोर्मेनिफेरा प्रोटोजोआ भी प्रवाल भित्तियों के निर्माण में भाग लेते हैं। तो टी वॉलेंट वेगन के अनुसार एक जो प्रवाल भित्ति होती है वे चूने के पत्थर का कंटक या टीला होती है जिसकी ऊपरी सतह समुद्र के निकट होती है। इनका निर्माण कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा होता है। प्रवाल भित्तियों का निर्माण करने वाले सिलेंट्रेट्स में मुख्यतः मैड्रीपोरेरिया गण के पथरीले प्रवाल आते हैं, किंतु हाइड्रोकोरेलियन और एल्सायोनेरियंस जो प्रवाल होते हैं वो भी इसके निर्माण में भाग लेते हैं। इसके अलावा शैवाल और फोर्मेनिफेरा जो कि प्रोटोजोआ का एक ऑर्डर है उसके सदस्य भी प्रवाल भित्तियों के निर्माण में भाग लेते हैं। भित्ति बनाने वाले जितने भी प्रवाल होते हैं वो प्रवाल छिछले और गर्म जल में या ऐसा जल जिसका तापक्रम 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो वो सब उस जल के ऊपर समुद्र में ये भित्तियों का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि ये प्रवाल केवल इंडो पैसिफिक, केंद्रीय पैसिफिक और बरमूडा के उत्तर में कैरिबियन प्रदेशों तक ही सीमित है। फ्लोरिडा कीज के साथ साथ पश्चिमी देशों में प्रवालों की लगभग 50 जातियाँ जो है भित्ति निर्माण का कार्य करती है। अब बात आती है प्रवाल भित्तियों के प्रकार। प्रवाल भित्तियाँ जो होती है 3 प्रकार की होती है। पहले प्रकार की भित्ति को कहते हैं जालरदार भित्ति, फ्रिंगिंग रिप्स, दूसरी को कहते हैं बैरियर रिप्स और तीसरी को कहते हैं एटॉल। जालरदार भित्तियाँ, फ्रिंगिंग रिप्स, बैरियर रिप्स और एटॉल 3 प्रकार की प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं जालरदार भित्तियाँ या फ्रिंगिंग रिप्स की। यदि हम फ्रिंगिंग रिप्स की बात करें तो मैं ये कहना उचित होगा कि प्रवाल भित्तियाँ जो किसी ज्वालामुखी द्वीप या किसी महाद्वीप के तट के निकट होती है उनको जालरदार भित्तियाँ या फ्रिंगिंग रिप्स कहा जाता है। एक जालरदार भित्ति का तट से लगभग 400 मीटर दूर तक समुद्र में फैली हुई होती है। प्रवाल भित्ति का जो सक्रिय भाग होता है जिधर से वो वृद्धि कर रही होती है वो समुद्र की ओर होता है। समुद्र की ओर जो प्रवाल भित्ति का भाग होता है उस भाग को फ्रंट या तट कहते हैं। समुद्र तट एवं जालरदार भित्ति के बीच में 150 से 100 मीटर चौड़ा उतले जल का चैनल होता है। निम्न ज्वार के समय जब चैनल का जल नीचे उतर जाता है उस समय समुद्र की तली की जो है चपटी सतह दिखाई देने लगती है।
जिसे फ्लैट रिफ या भित्ति अंचल कहते हैं। ये भित्ति मुख्यतः प्रवाल, बालू मिट्टी, मृत और जीवित प्रवाल नींवों और जंतुओं की बनी होती है। अब बात करेंगे हम दूसरी प्रकार की भित्ति, जिन्हें हम बैरियर रिफ्स कहते हैं। बैरियर रिफ्स वे भित्तियाँ होती है जो जालीदार भित्तियों की भांति होती है, परंतु ये तट से कुछ अधिक दूरी की ओर होती है। बैरियर भित्ति मुख्य भित्ति को पृथक करने वाली जो जल की चौड़ाई होती है वो 800 मीटर से लेकर के 16 किलोमीटर तक होती है, और जल का ये वाला जो भाग होता है उसे लैगून कहा जाता है। 20 से लेकर के 100 मीटर तक ये जल गहरा होता है, इसलिए इस वाले भाग में जलयान को चलाया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ इसी प्रकार की भित्ति का सबसे अच्छा उदाहरण है। यह लगभग 2000 किलोमीटर लंबी है और तट से 150 किलोमीटर दूर तक फैली होती है। तीसरी प्रकार की भित्ति को हम एटोल कहते हैं। एटोल जो होती है वो एक प्रवाल द्वीप या लैगून द्वीप भी कहा जा सकता है। इसका वृत्त घोड़े के नाल के आकार की भित्ति होती है। ये एक द्वीप के चारों ओर न होकर लैगून के चारों ओर बन जाती है। लैगून कुछ किलोमीटर से लेकर के 90 किलोमीटर तक चौड़ा होता है। ये चारों ओर पूर्णतः बंद होती है और कहीं कहीं पर जल मार्ग द्वारा टूटी भी हो सकती है, जिनमें से कुछ जलयान चलाए जा सकते हैं। इस भित्ति का जो बाहरी किनारा होता है वो समुद्र की तली तक धीरे धीरे ढालू होता जाता है। ये भित्तियाँ परमाणु और हाइड्रोजन बम के परीक्षण हेतु विख्यात है। बीकाई नामक एटोल पैसिफिक महासागर में स्थित है, जहाँ पर ये परीक्षण किए जाते हैं। अब बात आती है प्रवाल भित्तियों का बनना। प्रवाल भित्तियों को बनने के लिए फॉर्मेशन ऑफ द कोरल रीफ्स। प्रवाल भित्तियों बनने के विषय में अनेक सिद्धांत दिए गए हैं, किंतु कोई भी सिद्धांत इसकी पूर्णतया संतोषजनक व्याख्या नहीं करता है। इनमें से 2 सिद्धांत कुछ अधिक तर्क संगत और महत्व के प्रतीत होते हैं। इन 2 सिद्धांतों का मैं पहला जो सिद्धांत है उसका नाम है डार्विन का निमग्न सिद्धांत। इसे कहते हैं सब्सिडेंस थ्योरी ऑफ डार्विन, और दूसरा कहते हैं डॉली का हिमशैल नियंत्रण सिद्धांत, ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी बाय द डॉली। पहला जो सिद्धांत है जिसमें कहा गया है डार्विन का निमग्न सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले एक द्वीप के ढालू तट पर जालीदार भित्ति का निर्माण हुआ था। फिर समुद्र की तली के बैठ जाने के प्रवाल ऊपर और बाहर की ओर वृद्धि करने लगे और इस प्रकार जालीदार भित्ति जो है बैरियर भित्ति में बदल गई। उसके पश्चात द्वीप धीरे धीरे डूबने और अंत में द्वीप अदृश्य हो जाने पर केंद्रीय लैगून सहित एटोल बन गया और समय के साथ साथ उस पर वनस्पति उगाई। यह सिद्धांत 1831 में डार्विन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। दूसरा सिद्धांत डाली का हिमशैल नियंत्रण सिद्धांत कहलाता है, ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी बाय द डाली। इस सिद्धांत को डाली ने प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के अनुसार हिमशैल निर्माण के लिए जल पीछे जाने लगा, जिससे महासागर का जल स्तर नीचा हो गया, जिसके फलस्वरूप लहरों की क्रिया से कटे हुए अनेक चपटे मंच बाहर दिखाई देने लगे। जब हिमशैल पिघले और तापमान अनुकूल हुआ तो प्रवाल इन मंचों पर उगने लगे और इस प्रकार समुद्र के जल के स्तर से भी ऊंचे उठते गए। अधिकांश भित्तियाँ जो है 10 से लेकर के 200 मीटर प्रतिवर्ष 200 मिलीमीटर प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि करती है। वर्तमान में मिलने वाली भित्तियों में अधिकांश 15,000 से 30,000 वर्षों में बनी है। अब बात आती है प्रवाल भित्तियों के आर्थिक महत्व की। प्रवाल भित्तियों का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द कोरल रीफ्स। अति प्राचीन काल में परिवारों ने पेट्रोलियम को इकट्ठा करने के लिए अनुकूलतम स्थानों पर भित्ति संरचनाओं का निर्माण किया। अतः प्रवाल भित्तियाँ सबसे पहले तेल उद्योग के लिए अति महत्वपूर्ण है। प्रवालों की एक बड़ी मात्रा प्रतिवर्ष अलौकिक व्यापार हेतु दूर दूर तक भेजी जाती है। प्रवाल भित्तियाँ बहुत से पौधों और जंतुओं जैसे कि स्पंज, मोलस्क, इकानोडर्म्स, मछलियाँ इत्यादि के रहने के लिए आवास प्रदान करती है। कुछ प्रवाल भित्तियाँ या तो मनुष्य के द्वारा आवास के लिए भी प्रयोग में की जाती है। अपने अलंकारिक प्रयोग के कारण कुछ प्रवाल अत्यंत मूल्यवान होते हैं। कोरिलियम रबरम
को भारत और चाइना में मूल्यवान और भाग्यवान पत्थर समझा जाता है। दक्षिण भारत में लाल और पाइप प्रवालों को औषधि के कुछ देशज तंत्र की भांति प्रयोग किया जाता है। पोराइटी जाति के प्रवाल कंकाल निर्माण के में प्रयोग में लिया जाता है और प्रवाल कंकालों में कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट उपस्थित होने के कारण इन्हें चूना, मोर्टार और सीमेंट के लिए कच्ची सामग्री की भांति प्रयोग में किया जाता है। प्रवाल कंकाल समुद्र तट के निकट ऐसे कंटक या तट बनाने में भी सहायक होते हैं जो प्राकृतिक बांध की भांति तट के कटाव और उसको चक्रवर्ती तूफानों से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। व्यापारिक महत्व की मछलियाँ प्रवाल भित्तियाँ एक अच्छे पोषण स्थल का कार्य करती है। इन प्रवाल भित्तियों में पाई जाने वाली मछलियों जो होते हैं अन्य मछलियों की अपेक्षा आकर्षक रंगों वाली होती है। ये प्रवाल भित्ति का महत्व है। 10 इस प्रकार कोरल रीफ्स, देयर फॉर्मेशन, काइंड्स ऑफ द कोरल रीफ्स एंड इकोनॉमी ऑफ द कोरल रीफ्स जो हमारे सिलेबस में है ये यहीं पर समाप्त होता है। अपेक्षा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।